दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य अर्थात कॉलेज लेक्चरर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में से आइए आज हम प्रारंभ करते हैं पृथ्वीराज रासो के 20वें समयोग पद्मावती समयोग की व्याख्या। इससे पूर्व वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका की व्याख्या आपके समक्ष रखी गई। आशा है आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। आइए चलते हैं पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय की ओर। मित्रों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, जिसके बृहद संस्करण की यदि बात की जाए तो उसमें 69 समयोग अर्थात अध्याय हैं और कुल 16,300 छंदों की योजना की गई है। इसके प्रत्येक अध्याय में पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित कथा का वर्णन किया गया है और उसी कथा के आधार पर उस अध्याय का नामकरण किया गया है। अध्याय के लिए समय, समयो, खंड आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु वृहद रूपांतरण के खंडों के लिए समयो अथवा समय शब्द ही प्रयोग में लिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो का 20वां समयोग पद्मावती समयोग अथवा पद्मावती समय है, जिसमें पृथ्वीराज रासो के नायक दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और समुद्र शिखर के राजा विजयपाल अथवा विजय की पुत्री राजकुमारी पद्मावती के पारस्परिक प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। आइए पद्मावती समय के कथानक का संक्षिप्त रूप से परिचय प्राप्त करें। तो दिल्ली की पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक विशाल किला था और जहां पर विजय नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अनेक किलों का स्वामी और यादव वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना, चतुरंगिणी सेना और एक विशाल राज्य था। बड़े बड़े वीर और प्रतापी राजा उसकी सेवा में लगे हुए रहते थे और उसी के समान उसके 10 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी सुंदर रानी जो थी, उसका नाम था पद्मसेन और उसी रानी पद्मसेन से पद्मावती नामक एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पद्मावती चंद्रमा की 16 कलाओं के समान अत्यंत सुंदर थी। रति के समान वह सबका मन मोह लेती थी। पशु, पक्षी, मनुष्य, देव सभी उसके सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आसक्त हो जाते थे। सभी शुभ लक्षणों से वह युक्त थी। शारीरिक सौंदर्य के अतिरिक्त 64 कलाओं, 14 विद्याओं और चारों वेदों के अध्ययन में भी वह प्रवीण थी। उसने अभी अभी वयः संधि को प्राप्त किया था, किंतु वसंत की शोभा के समान वह सभी के मन में आनंद और उल्लास उत्पन्न कर देती थी। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ राजमहल के उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी कि अचानक उसने वहां एक तोते अर्थात शुक को देखा। उसे देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गई, परंतु वह शुक, वह तोता पद्मावती के लाल लाल होठों को बिंबा फल समझकर उसकी ओर झपट पड़ता है। पद्मावती उसे पकड़ लेती है और राजमहल में अपने साथ ले जाती है और एक सोने के पिंजरे में उस तोते को बंद कर देती है। धीरे धीरे पद्मावती उस तोते के साथ घुल मिल जाती है। वह दिन भर का खेल कूद भूलकर उसी के साथ रहने लगती है, रमण करने लगती है। धीरे धीरे वह तोते को राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी। उधर वह तोता पद्मावती के अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया। वह मन ही मन भगवान शंकर और पार्वती से प्रार्थना करता है कि इस पद्मावती का विवाह तो पृथ्वीराज के साथ होना चाहिए। वह तोता बड़ा विद्वान था। वह पद्मावती को अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाने लगा और पद्मावती भी तल्लीन होकर उसकी कथाओं को सुनने लगी। एक दिन पद्मावती ने उस तोते से पूछा कि तुम्हारा क्या परिचय है, किस देश के तुम निवासी हो और वहां पर कौन से राजा का राज्य है। तोते ने पद्मावती को कहा कि वह दिल्ली का निवासी है और दिल्ली नाम का एक किला है जहां इंद्र के अवतार के रूप में पृथ्वीराज चौहान राज्य किया करते हैं, जिनकी आयु 16 वर्ष की है और वह
सांभर के राजा सोमेश्वर चौहान का वंशी है। महान वीर, योद्धा और साहसी राजा है, जिसने गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराकर 3 बार बंदी बनाया और उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मान को धूल में मिला दिया। उनके धनुष पर लोहे की जंजीरों की डोरी चढ़ती है और वह अचूक शब्दभेदी बाण चलाते हैं। राजा बलि के समान दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, कर्ण के समान दानवीर, राजा हरिस्तन के समान शीलवान, विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय और दैत्य के समान बलशाली हैं। उसके प्रचंड तेजस्वी चरित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात कामदेव का अवतार हो। तोते के मुंह से पृथ्वीराज के रूप, सौंदर्य और वीरता का ऐसा वर्णन सुनकर पद्मावती पृथ्वीराज से प्रेम करने लग जाती है। अपनी बाल्यावस्था की क्रीड़ाओं को पार करके पद्मावती यौवनावस्था में प्रवेश करती है और ऐसा देखकर माता पिता को उसके लिए योग्य वर तलाशने की चिंता सताने लगती है। राजा विजय अपने कुल पुरोहित को बुलाकर आदेश देता है कि किसी शीलवान और श्रेष्ठ राजकुमार के साथ पद्मावती की सगाई तय कर दे। राजा कुल पुरोहित को शगुन का सामान देकर विदा कर देता है और यह समाचार सुनकर सारे नगर में आनंद और उल्लास छा जाता है। कुल पुरोहित योग्य वर को खोजता हुआ शिवालिक पर्वत की तलहटी में हुमायूं नामक किले में जा पहुंचता है, जहां के राजा थे कुमोदमणि। कुमोदमणि के पास अपार धन संपत्ति और विशाल सेना थी और कुल पुरोहित उनके साथ पद्मावती की सगाई तय कर देता है। कुछ समय बाद कुमोदमणि अपने अनेक अधीन राजा और गणपतियों को लेकर एक विशाल बारात सजा करके और बड़ी धूमधाम से समुद्र शिखर की ओर चल देता है। उसके साथ सेना के 10,000 घुड़सवार, 500 हाथी, असंख्य पैदल सैनिक होते हैं और ये समाचार सुनकर समुद्र शिखर दुर्ग में शहनाइयां और मंगल वाद्य बजने लग जाते। बारात के स्वागत के लिए असंख्य मंडप और तोरण बनाए जाते हैं। विवाह की तैयारियां देखकर पद्मावती व्याकुल हो उठती है। वह तोते को एकांत में बुलाकर कहती है कि वह दिल्ली जाए और पृथ्वीराज को यहां आने का निमंत्रण दे दे। वह यह भी कहती है कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक पृथ्वीराज ही मेरे प्रिय बने रहेंगे। तोते को पत्र लिखकर देती है, जिसमें विवाह की तिथि लिखी हुई थी। उस पत्र में यह भी लिखती है कि जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, उसी प्रकार तुम नगर के शिव मंदिर से प्रातः के समय मेरा हरण कर लेना, मुझे ले जाना। यह पत्र लेकर तोता दिल्ली के लिए प्रस्थान करता है। पद्मावती का पत्र लेकर वायु वेग से दिल्ली की ओर उड़ने लगा और दिल्ली पहुंचकर उसने वह पत्र पृथ्वीराज को दे दिया। पत्र पढ़ते ही पृथ्वीराज अपने प्रधान सेनापति चामुंडराय को दिल्ली गढ़ का भार सौंपकर और स्वयं असंख्य शूरवीरों, सामंतों, 300 सैनिकों तथा कविचंद के साथ समुद्र शिखर के लिए चल पड़ता है। जिस दिन राजा कुमोदमणि अपनी बारात के साथ समुद्र शिखर दुर्ग में पहुंचा, उसी दिन पृथ्वीराज भी गुप्त रूप से वहां पहुंच गया और दुर्भाग्य से बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को भी पृथ्वीराज की इस यात्रा का पता चल गया। भयंकर योद्धाओं से युक्त अपनी सेना को सजाकर वह पृथ्वीराज के लौटने के मार्ग पर प्रतीक्षा करने लगा और चंद्रबरदाई ने भी पृथ्वीराज को गौरी के इस अभियान की सूचना दे दी। राजा कुमोदमणि की बारात आने के समाचार सुनकर समुद्र शिखर के सभी पुत्र बारात के स्वागत की तैयारियां करने लगते हैं। सभी स्त्रियां बारात देखने के लिए अपने अपने छज्जों में खड़ी हो गईं। अचानक तोते ने आकर पृथ्वीराज के आगमन की सूचना पद्मावती को दी। यह समाचार सुनकर पद्मावती आनंदित हो जाती है, अपने मैले वस्त्र त्याग कर स्नान करती है और 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए शिव मंदिर में चल जाती है। मंदिर में पहुंचकर वह शंकर पार्वती की प्रार्थना करती है और चारों ओर प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करती है। वहां उपस्थित पृथ्वीराज को देखकर मंद मंद मुस्कुराती है, अपने मुख को घूंघट से ढक लेती है। पृथ्वीराज पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे अपने घोड़े पर बैठा लेता है और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देता है। पद्मावती हरण का समाचार शीघ्र ही राजा विजय को मिल जाता है। परिणामतः समुद्र शिखर नगर में युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं। हाथी घोड़ों की विशाल सेना
पृथ्वीराज के पीछे लग जाती है। राजा विजय और कुमुदमणि दोनों की सेनाएं पृथ्वीराज को घेर लेती हैं। पृथ्वीराज मुड़कर अपनी सेना के साथ दोनों राजाओं का सामना करता है। इस भयंकर युद्ध में दोनों ओर से बाणों की वर्षा होती है और योद्धा कट कट कर गिरने लगते हैं। अंततः कुमुदमणि के सभी योद्धा मारे जाते हैं और पृथ्वीराज विजय प्राप्त करके दिल्ली की ओर चल पड़ता है। इसी बीच शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज की प्रतीक्षा जो कर रहा है, वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। उसकी सेना के पास विभिन्न प्रकार के हथियार, तोप, तलवार, बंदूक, धनुष, बाण आदि और इन सब हथियारों से सजी उसकी सेना बड़ी भयंकर लग रही है। उसकी सेना का एक एक योद्धा हजार शत्रुओं का सामना करने में समर्थ है। स्वयं गौरी अपनी सेना का संचालन कर रहा था। शीघ्र ही गौरी की सेना ने पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे और दोनों तरफ के योद्धा आपस में लड़ने लगे। पृथ्वीराज एक हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ता है, दूसरे हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है। काफी समय तक भयंकर युद्ध होता है और फिर बहुत समय तक यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। पूरा युद्ध क्षेत्र हाथी, घोड़े और सैनिकों के कटे अंगों से भर गया था। युद्ध में निर्णय नहीं होता हुआ देखकर पृथ्वीराज क्रोधित हो उठता है। वो तलवार लेकर शत्रुओं पर इस प्रकार टूट पड़ता है जैसे शेर हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है। पृथ्वीराज अपनी तलवार से शत्रुओं के हाथियों के मस्तक काट देता है और परिणामतः युद्ध क्षेत्र में भगदड़ मच जाती है। हाथी उलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं। ठीक उसी समय युद्ध क्षेत्र में इतनी धूल उड़ती है कि मानो दिन के समय ही रात हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान अचानक शहाबुद्दीन गौरी की गर्दन में अपना धनुष डालकर उसे पकड़ लेता है। ऐसा लगता है मानो बाज ने झपट्टा मारकर चिड़िया को पकड़ लिया हो। इस प्रकार पृथ्वीराज गौरी को कैद करके उसकी सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। युद्ध में गौरी के 500 सरदार मारे जाते हैं। पृथ्वीराज के 50 योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज को पूर्ण विजय प्राप्त होती है और वह बंदी गौरी को साथ लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ता है। पृथ्वीराज पद्मावती और गौरी के साथ दिल्ली पहुंचता है और वहां से दिल्ली के पास स्थित अष्टभुजा देवी के मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाता है और वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच पृथ्वीराज और पद्मावती का विवाह होता है। विवाह के पश्चात पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को 8000 सुंदर घोड़े देने का दंड दिया और उसके बाद पृथ्वीराज छठवेशी याचकों को दान देकर अपने दुर्ग में चला जाता है। यह सब देखकर पृथ्वीराज के सभी सामंत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और नगर में आनंद के नगाड़े बजने लगते हैं। चंद्रमुखी और मृगनयनी सुंदरियां सोने के थाल में आरती सजाकर पृथ्वीराज और पद्मावती का स्वागत करती हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं और राजा के सिर पर मुकुट रखकर उसका तिलक किया जाता है और इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न करके पृथ्वीराज अपनी पत्नी पद्मावती के साथ दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो मित्रों, यह था पृथ्वीराज राजसो के 20वें समयोग पद्मावती समयोग का कथानक का परिचय। अगले भागों में हम इसकी विस्तृत कथा का विवेचन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बातें साहित्य की। यदि आपको हमारा यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। पीडीएफ और अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े। धन्यवाद।